अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब होंगे खैर आफियत। नाज़रीन, वकार भिंडर जो कि बड़े पॉपुलर टिकटॉकर हैं, उनके कज़न शहबाज ने किसको गोली मारी और उनके ऊपर 324 का केस किस तरह से हुआ, वकार भिंडर इसमें मुलव्वस कैसे किए गए, किस तरह से सैलाब ज़दगान की मदद करते हुए वकार भिंडर को थाने बुलाया गया, किस एसएचओ ने उनको गालियां निकाली, ये तमाम तर वाक़या क्या है इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ रेहान मलिक जो कि पाकिस्तान के बड़े फेमस टिकटॉकर हैं, मिस्टर पतलू के साथ भी उनकी लड़ाई हुई थी और वो फाइट देखने के बाद इनकी सोशल मीडिया के ऊपर पीक जो है वो बड़ी बढ़ गई थी और फ़ैन फॉलोइंग उनकी भी बढ़ी है। उन्होंने कहा जाता है कि 3 अपने ही फैंस की टिंडे कर दी हैं और वो टिंडे क्यों किए हैं, इन्होंने किए हैं या फिर उन लोगों ने खुद से किए हैं। लेकिन इस चीज़ की एफआईआर जो है वो रेहान मलिक के ऊपर हो गई है और सुनने में ये आ रहा है कि मुल्क से फ़रार हो चुके हैं सीसीडी के डर से। ये वाक़या क्या है इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब, लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें चैनल को। और इसके साथ साथ अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाजमी तौर पे वीडियोस को शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो सबसे पहले नाज़रीन, वकार भिंडर के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। वकार भिंडर एक ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं और ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि ख़ास तौर पे पिंड कल्चर को और पंजाबी कल्चर को अपनी वीडियोस के अंदर दिखाते हैं और बहुत सारी वीडियोस आपने उनकी देखी भी होगी। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चढ़ते पंजाब में भी उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ का अंदाज़ा इससे भी लगवाया जा सकता है कि बहुत सारे चढ़ते पंजाब से जब एक्टर्स जब पाकिस्तान आते थे और यहाँ पे ननकाना साहब और उसके साथ साथ दीगर इलाकों में विजिट करते थे, तो वकार भिंडर साहब जो हैं वो उनके शाना बशाना होते थे, अपने पिंड भी लेके जाते थे, उनके साथ गुफ्तगू भी करते थे। यानी एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता जो है उनकी जान से एक बिल्ड किया गया था, बड़े पॉपुलर थे। और गुज़श्ता दिनों के अंदर आपने ये भी देखा होगा कि वकार भिंडर खास तौर पे जहाँ पे बहुत सारे टिकटॉकर और बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटीज़ पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए नहीं निकली, वहाँ पे वकार भिंडर जो है ख़ास तौर पे निकलते हैं और निकलने के बाद जो मुख्तलिफ़ किस्म के जनूबी पंजाब में एरियाज़ है जो कि सैलाब की जद में आके बड़े अफेक्टेड हुए होते हैं, वहाँ के लोग जो गरीब गुरबा लोग होते हैं बड़े परेशान होते हैं, पुरसाने हाल अपना लोगों को नहीं सुना पाते क्योंकि उनकी एक्सेस ही नहीं होती वहाँ तक। तो उनकी मदद के लिए जो वकार भिंडर निकले, मुख्तलिफ़ घरों में राशन पहुँचाया गया, जो मुश्किलात में फंसे हुए लोग थे उनको वहाँ से निकाला गया और निकाल के सेफ पॉइंट्स पे जो है वो उनको बाहिफाजत पहुँचाया गया। जिसके बाद उनकी इस तरह की वीडियोज़ जो वकार भिंडर की जान से बनाई जा रही थी सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल होती हैं और लोग बड़ा इनको सराहते हैं कि बड़ी इमदाद की, इन्होंने बड़ी मदद की लोगों की। अब एक वाक़या पेश आता है कि एक कॉल आती है वकार भिंडर को इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जब वो सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे होते हैं और कहा जाता है कि आपके ऊपर एक एफआईआर हो रही है, तो आप जनाब अपने इलाके में वापस आएँ फ़लाँ थाने में। गुजरांवाला का ये इलाका होता है, गुजरांवाला का एक थाना था जिसके अंदर इनको बुलाया गया और शामिल तफ्तीश की गई। 324 का कहा जा रहा था कि ये एफआईआर थी, यानी इक़दाम कत्ल की जो एफआईआर थी उसके अंदर इनका नाम जो है वो दिया जा रहा था। शामिल तफ्तीश इनको किया जाना था जिस पे वकार भिंडर सारा काम जो कि वो सैलाब ज़दगान के लिए कर रहे थे उसे छोड़ छाड़ के गुजरांवाला पहुँचते हैं। अब गुजरांवाला पहुँचने के बाद क्या हुआ, इससे पहले इस तमाम तर सूरत हाल की रुदाद में आपको सुना दूँ कि ये वाक़या हुआ क्या था और किस तरह से ये मुलव्वस हुए इस वाक़े के अंदर। इनका एक कज़न है शहबाज, जिसका किसी के साथ कोई लेन देन का तनाज़ा था और इस तनाज़े की वजह से कोई तलख़ कलामी उनकी हुई, किसी मुकाम पे वो गए कुछ लेन देन के मामले पे जहाँ पे उस ग्रुप के साथ उनकी झड़प हुई और वहाँ पे फायरिंग हुई। एक शख्स को कहा जाता है कि वहाँ पे फायर लगा भी। वकार भिंडर के कज़न शहबाज के ऊपर जो है वो कार्रवाई करवाई जाती है जिस पे वकार भिंडर अपने कज़न की रहनुमाई के लिए या केस के लिए उनके थाने कचहरी में उनके साथ जाया करते थे और कोशिश करते थे कि इन दोनों ग्रुपों की जिनकी लड़ाई हुई है इनकी आपस में सुलह करवा दें। लेकिन सुलह का मुकाम बाद में बनना था, पहले ही दूसरे ग्रुप की जानिब से कुछ लोग जो है वो वकार भिंडर के कज़न शहबाज के घर आते हैं, वहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा होता है, उस चीज़ का पर्चा भी उस ग्रुप के ऊपर क्रॉस वर्शन करवा दिया जाता है। अब वकार भिंडर इस दौरान सुलह करवाते करवाते जब सुलह नहीं हुई तो सैलाब आ गया, लोगों की मदद करने के लिए जो है वो जनूबी पंजाब पहुँच के वहाँ पे बहुत सारे लोगों की मदद की, उन्होंने दिन रात वहाँ पे काम कर रहे थे। इसी दौरान जब वो जनूबी पंजाब में सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे थे, पीछे से एक वाक़या होता है। वाक़या क्या होता है, वो शहबाज जो कि इनका कज़न है वकार भिंडर का, इसके जो दुश्मन हैं उनके वो किसी जगह पे बैठे थे और वहाँ पे कोई नामालूम अफराद आते हैं और फायरिंग करते हैं। एक शख्स के फायर लग भी जाता है जिसके बाद
324 यानी इक़दाम कत्ल की FIR शहबाज के ऊपर करवाई जाती है और इसके अंदर मशवरे के अंदर उन तमाम तर लोगों को भी रख लिया जाता है जो कि सुलह करवाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें वकार बिंडर का भी नाम आया। अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए थाने की तरफ से कॉल जाती है वकार बिंडर को, तो वकार बिंडर साहब सारा काम छोड़ने के बाद गुजरांवाला के थाना में पहुंच जाते हैं, अपने आबाई गाँव जहाँ पे वकार बिंडर पहले रहा करते थे, लेकिन अब वकार बिंडर जो है वो ननकाना शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन केस के सिलसिला में अक्सर औकात गुजरांवाला में वो अपने कज़न के यहाँ आया जाया करते थे ताकि इस मामले को रफा दफा करने के लिए सुलह करवा दी जाए। अलबत्ता अब इस केस के अंदर इनका भी नाम आ चुका था, इसलिए ये उस थाने में पहुंचे तो कहा जाता है कि 1 महीने तक मुतअद्दद बार जो है वो थाने की तरफ से इनको बुलाया गया, शामिल तफ्तीश करने की कोशिश की गई, बिठाया जाता था, बात भी सही तरह से नहीं सुनी जाती थी, फिर अगली तारीख दे दी जाती थी कि आप फ़लाँ तारीख को आएँ, मुद्दई भी आएंगे, दोनों के बात सुनेंगे, फिर जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है अपने रिमार्क्स लिख के अदालत को भेजेगा। कई दफ़ा ऐसा हुआ, उनका कहना है कि 1 महीने तक मैंने कई दफ़ा मुतअद्दद बार चक्कर लगाया। अब 1 महीना गुजरने के बाद दोबारा सफदर साहब जो कि उस थाने के SHO थे, उनकी जानिब से बुलाया जाता है वकार बिंडर को, और बुलाने के बाद कहा जाता है कि काफ़ी देर मुझे वेट करवाया गया थाने में, और फिर बाद में कमरे में बुलाया जाता है और कमरे में आने के बाद उनका मौक़िफ़ सुने बगैर उनको माँ बहनों की गालियाँ निकाली जाती हैं, उनकी तज़हीक की जाती है। और इस दौरान जब SHO उनको दबक रहा था, उनको गालियाँ निकाल रहा था, वो किसी के साथ फ़ोन पे भी था, यानी किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता जताया जा रहा था। उनकी जानिब से ये बताया जा रहा था कि जनाब आपने जिस शख्स के ख़िलाफ़ सिफारिश की है, जिसको झिड़कने का कहा है, मैं झिड़क रहा हूँ, आप ऑनलाइन आके सुन लें। तो इस चीज़ का वकार बिंडर ने जो है अपनी वीडियो के अंदर भी गुफ्तगू की है, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो व्लॉगर्स हैं जो क्राइम की बीट करते हैं, उन्होंने भी मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर ये बताया कि वकार बिंडर की जानिब से ये बताया गया है जनाब कि जिस वक्त वो उनको गालियाँ SHO निकाल रहे थे, वो किसी के साथ कॉल पे मौजूद थे, यानी ये गालियाँ उनको सुनाई जा रही थी और बताया जा रहा था कि वकार बिंडर की मैं बिल्कुल एकदम ठीक से क्लास ले रहा हूँ, ये आइंदा बोलेगा नहीं। फिर वकार बिंडर जो हैं वो बड़े अपने आप को उन्होंने शर्मिंदगी महसूस की, और थाने से जब बाहर आए तो 2 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाली, जिसमें ये तमाम तर वाक़या बताया उन्होंने कि मुझे थाने में बुलाया गया, जिसमें मेरा कोई कसूर भी नहीं था, जिस केस के अंदर मैं मुलव्वस भी नहीं था, उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे गालियाँ SHO की जानिब से निकाली गई, जिस चीज़ को वो अब फरामोश नहीं कर सकते। अगर वो गुनहगार हैं तो उनको सज़ा दी जाए, लेकिन अगर वो गुनहगार नहीं है तो IG पंजाब साहब इसका नोटिस लें, जिस पे उन्होंने नोटिस लिया भी, और CPO गुजरांवाला को वाक़े के हवाले से इंक्वायरी करने के लिए भी कहा, जिस पे CPO गुजरांवाला ने दोनों लोगों को यानी वकार बिंडर को भी बुला लिया इस केस के मामले में, जिसमें 324 यानी इक़दाम कत्ल का जो केस था उसमें वकार बिंडर को भी बुला लिया, और मुतलका SHO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी बुला लिया। अब वहाँ पे जब बैठ के गुफ्तगू होनी शुरू हुई, दलाइल सुने गए, वकार बिंडर के भी दलाइल उन्होंने सुने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के भी SHO के भी जो है वो दलाइल सुने। दोनों की गुफ्तगू जब सुनी तो वकार बिंडर की जानिब से कुछ शवाहिद भी पेश किए गए, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जनाब CDR निकलवाएं, कॉलें सुने मेरी, और वो लोकेशंस निकलवाएं कि उन दिनों के अंदर जिसमें वकूआ हुआ था मैं किस जगह पे मौजूद था। तो उन दिनों में वो जनूबी पंजाब में सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे थे, और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि मेरे पास कुछ CCTV फुटेजेस भी मौजूद हैं जो कि इस चीज़ को शो करेंगी कि मेरी लोकेशन क्या है, यानी जिस जगह पर वो मदद कर रहे थे या जहाँ पर रुके हुए थे उस जगह की कुछ CCTV फुटेजेस उनके पास मौजूद थी, जिसके ऊपर टाइम, डेट, हर चीज़ मेंशन थी, और जो ये शो करती थी कि जिस टाइम पे वकूआ हुआ है 324 का, जिसके अंदर उनको मुलव्वस किया जा रहा था, उस वक्त वो वकूए की जगह पे मौजूद ही नहीं थे। तो वकूआ किस तरह से उनके ऊपर डाला जा रहा है, या मशवरा का केस जो है उनके ऊपर किस तरह से डाला जा रहा है। ये तमाम तर शवाहिद जब CPO साहब को पेश किए गए तो वो उन्होंने इस चीज़ का मुशाहिदा करते हुए, और जो काउंटर किया जा रहा था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या SHO की जानिब से जो उनके दलाइल थे उनको सुनते हुए उन्होंने फैसला किया इस चीज़ का, वकार बिंडर जो है इस केस के अंदर मुलव्वस नहीं है और वो बेगुनाह है। अब उनकी जानिब से कहा गया कि आप यू आर फ्री टू गो नाउ, आप अब जा सकते हैं, आप इस केस में मुलव्वस नहीं है, बेगुनाह है। अब जिस पे वकार बिंडर ने वहाँ पे स्टैंड लिया और उन्होंने कहा 1 महीने तक मैं उस केस की खातिर थाने में चक्कर लगाता रहा जिसमें मैं बेगुनाह हूँ, और इस चीज़ का बेगुनाह होने का आपने खुद से कहा है, और इसी केस के अंदर जिसमें मैं बेगुनाह हूँ उसी के अंदर इन SHO साहब ने मुझे माओ बहनों की गंदी गालियां निकाली हैं और मेरी तज़हीक की है, इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया है इन्होंने। तो इस चीज़ का अज़ाला अब किस तरह से किया जाएगा, जिस पे उस वक्त तो खामोशी छा गई और कोशिश की गई कि CPO की जानिब से इन दोनों के मामलात को रफ़ा दफ़ा किया जाए और आपस में सुलह करवा दी जाए। अलबत्ता उनको जो है वो फ्री कर दिया गया उस केस से और भेज दिया गया कि आप बेगुनाह हैं।
इसके ऊपर जो स्टैंड लिया वकार बिल्डर ने वहाँ से निकलने के बाद, उसका कहना है कि मैं अगर बेगुनाह था, मुझे किस सिलसिले में बुला के माओ बहनों की गंदी गालियाँ दी गई। मेरी कोई इज़्ज़त नफ्स नहीं है, मेरी उन माओ बहनों का क्या कसूर जो कि घरों में बैठी हैं और उनको गंदी गालियाँ दी गई उस केस के अंदर जिसमें मैं मुलव्वस ही नहीं था। तो जस्टिस फॉर वकार बिल्डर के नाम से एक हैशटैग मुतारफ़ करवाया जाता है कि जनाब अगर वकार बिल्डर साहब गुनहगार हैं इस केस के अंदर तो उनको लाजमी तौर पे सज़ा दी जाए, लेकिन अगर गुनहगार नहीं हैं और बेगुनाह होने के बावजूद भी उनको गालियां दी गई हैं तो वो एसएचओ साहब, सफदर साहब जिनकी जानिब से उनको गालियां दी गई हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस पे आईजी पंजाब साहब को मुखातब किया गया, वकार बिल्डर की जानिब से मरियम नवाज साहिबा को ख़ास तौर पे जो है वो मेंशन किया गया कि किसी भी शख्स की इस तरह से इज़्ज़त नफ्स जो है उसको मजरूह करने का हक जो है पुलिस वालों को नहीं होना चाहिए। तो इस पे अब जो है सोशल मीडिया पे तूफ़ान बरपा हो चुका है और बहुत सारे लोग जस्टिस फॉर वकार बिल्डर जो है उसका हैशटैग बनवा रहे हैं। और इसका बनाने का सिलसिला जो शुरू किया है वो नासिर ढिल्लों साहब जो कि वकार बिल्डर के बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनकी जानिब से इस ट्रेंड को शुरू किया गया। और उनका कहना है कि मेरे दोस्त को बिला वजह उस टाइम पे घसीटा गया इस केस के अंदर जब वो लोगों की मदद कर रहा था। यानी अब लोगों की मदद करना भी मुहाल हो चुका है। हम भले का काम कर रहे हैं, सैलाब के अंदर फंसे लोगों को निकाल रहे हैं, सैलाब में फंसे लोगों को जो निकाल रहा है उसे ही फंसा दिया गया किसी ना किसी केस में, तो वो तमाम तर लोगों की जो मदद कर रहा था छोड़ के बेचारा गुजरांवाला चला गया और वहाँ पे जाके उस केस को फेस करता रहा। 1 महीने के बाद ये मामला सारा जो हुआ वो मैंने आपको बताया। अब इसके ऊपर सोशल मीडिया जो है वो बड़ा मुतहरक हो गया है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर आईजी पंजाब की जानिब से या फिर सीपीओ गुजरांवाला की जानिब से कोई वाक़े का नोटिस लेते हुए जो सफदर नामी एसएचओ है इसको मुअत्तल किया जाता है या नहीं किया जाता है, या इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होती है या नहीं होती, ये तमाम तर चीज़ें तो अब आगे जाके ही पता चलेंगी। दूसरा वाक़या जी रेहान साहब का। रेहान साहब बड़े, रेहान मलिक पॉपुलर टिकटॉकर हैं और आपने देखा होगा मिलियंस में उनकी व्यूवरशिप पे, बहुत सारे लोग उनको पसंद करते हैं उनके स्टाइल की वजह से, उनके बोलने की वजह से। तो चंद दिन पहले एक वाक़या पेश आता है। वाक़या क्या पेश आता है कि 3 बच्चे ऐसे जिनकी टिंड हुई थी वो पहुंचते हैं एक वकील साहब के पास और उनको कहते हैं कि रेहान मलिक साहब ने उनको जो है वो अगवा किया, अगवा करने के बाद अपने डेरे पे ले जाके जो है उनकी टिंड की, उनकी छितरौल की, उनको मारा और मारने के बाद अपने साथ वीडियो भी बनाई और ये पैगाम भी दिया कि उनके साथ जो पंगा लेगा ना उसकी अब खैर नहीं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वकील साहब ने ये देखा कि इनकी शायद कोई मदद नहीं कर रहा, कहीं पे इनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो मुतलका थाने के साथ उन्होंने राब्ता किया, एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन के बाद उनके ऊपर एफआईआर हुई रेहान मलिक के ऊपर। अब इसके ऊपर फिर उनकी जानिब से एक वीडियो भी बनाई जाती है जो कि सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल होती है। तीनों बच्चे उनके साथ खड़े थे जिसमें दिखाया गया कि उनकी टिंड हुई है और वो बच्चे बता भी रहे थे कि जिस तरह से उनके ऊपर जुल्म किया गया। थाने की तरफ से एफआईआर तो होगी, रेहान मलिक ने इनकी टिंडें क्यों की, इस हवाले से मैं लाजमी तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों का की जानिब से जो व्लॉगर्स हैं उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा था कि रेहान मलिक के बारे में ये बच्चे जो तीनों उनके फैंस थे, उनके घर के बाहर जाके, उनके डेरे के बाहर जाके वीडियोस बनाते थे और उनको बुरा भला कहते थे, उनको बहुत गंदी और गलीज़ बातें कहते थे जो कि सोशल मीडिया पे कहीं नहीं जाती, ताकि किसी तरह से वो पॉपुलैरिटी गेन कर सकें, किसी तरह से वो व्यूवरशिप ले सकें। अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रेहान मलिक जो है उन्होंने ग्रज रखा और इस ग्रज को पूरा करने के लिए अगवा किया। अगवा करने के बाद डेरे पे ले आए और लाने के बाद जो है उनकी टिंडे करके उन पर तशद्दुद करके वीडियो भी बनाई उनके साथ। लेकिन रेहान मलिक का एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें उन्होंने इसके बरक्स बिल्कुल एक उल्टी कहानी बताई है। वो उल्टी कहानी क्या है? उनका कहना है कि ये बच्चे फैंस थे और उनके साथ इनका बड़ा अच्छा रिलेशन है। अब अच्छे रिलेशन को इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा था कि वो बच्चे चाह रहे थे कि व्यूवरशिप उनकी बढ़े, उसके लिए कोई कंट्रोवर्सी जनरेट की जाए। तो कंट्रोवर्सी जनरेट क्या की गई कि 2-3 दिन के लिए ये शो किया गया जैसे रेहान मलिक ने उनकी टिंड करके उनको मारा पीटा है और पीटने के बाद जो है उनके साथ ज्यादती हुई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सिंपथी उनको मिले और सिंपथी मिलने के बाद व्यूवरशिप उनकी बढ़े। ये व्यूवरशिप के भूखे हैं और चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवरशिप इनको मिले, फॉलोअर्स मिलें, सब्सक्राइबर्स मिलें, तो इसलिए ये सारा ड्रामा जो है वो रचाया गया। ये रेहान मलिक की तरफ से कहा जा रहा था और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उनकी तरफ से सुनाई गई। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग क्या थी कि उसमें रेहान मलिक के कोई जानने वाले हैं जो कि उन बच्चों, तीनों बच्चों के साथ गुफ्तगू कर रहे थे,
जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत हो चुका, बस करें, ये ट्रेंड बन चुका जितना बनना था। लोगों को जो है वो सच्चाई बताई जाए कि ये आपने झूठा ट्रेंड बनाया ताकि आपको फॉलोअर्स मिलें, जिसमें वो बोल भी रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये ऑडियो जो उनकी वीडियो में सुनाई गई, ये उन बच्चों की ऑडियो है जो कि ये कह रहे थे कि टिंड जो है वो रेहान मलक की तरफ से की गई। ये तमाम एक ड्रामा है जो कि उन तीनों की तरफ से रचाया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स जो हैं वो उनको मिल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलैरिटी उनको मिल सके। लेकिन अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि उन बच्चों की जानिब से जो एफ़आईआर करवाई गई है और एफ़आईआर करवाने के बाद वो वकील साहब जिनकी जानिब से उन तीनों बच्चों की जिनकी टिंड की गई है उनकी मदद की गई, उनकी जानिब से एफ़आईआर करवाई गई और आईजी पंजाब साहब से नोटिस लेने को कहा है। उन वकील साहब के मुताबिक आईजी पंजाब साहब की तरफ से नोटिस भी लिया गया है और मुतलका सीपीओ या डीपीओ को कहा भी गया है वाकये की मुकम्मल इंक्वायरी करें, मुलजमान है उनको गिरफ्तार करके अदालत के कटहरे में खड़ा किया जाए। जिसके बाद अब ये सुनने में आ रहा है कि रेहान मलक जो हैं वो मुल्क छोड़ के फ़रार हो चुके हैं, सऊदीया या यूएई जा चुके हैं और पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं हैं। अलबत्ता इस केस के पीछे सच्चाई है क्या रेहान मलक साहब जो कह रहे हैं कि फ़ेक पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए उन्होंने हेल्प आउट किया था उन तीनों बच्चों को, जिसका उनके ऊपर उल्टा सारा सिस्टम जो है वो पड़ गया। लेकिन 3 बच्चे जिनकी टिंडें हुई थी उनका ये मौक़िफ़ है जनाब कि रेहान मलक ने उनके साथ जो ग्रज रखा था वो निकाला, उनको मारा पीटा गया, तशद्दुद किया गया है। हाँ, ये जो बात की जाती है कि फ़ेक प्रोपेगेंडा किया जाता है पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए, तो गुज़श्ता दिनों के अंदर हमने ये देखा कि डकी भाई और शाम अदरीस इनके दरमियान भी एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, दूसरे के ख़िलाफ़ बोल के एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है ताकि दोनों के फॉलोअर्स भी बढ़ें, व्यूवरशिप भी बढ़े। झूठी लड़ाइयाँ जो है लड़ी जाती हैं और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, इससे पहले भी कई दफ़ा सोशल मीडिया स्टार्स के अंदर ये लड़ाइयाँ झगड़े हो चुके हैं फेक किस्म की पॉपुलैरिटी को हासिल करने के लिए। क्योंकि जब वो देखते हैं कंटेंट ख़त्म हो रहा है, व्यूवरशिप गिर रही है, डॉलर्स कम बन रहे हैं, तो उसके लिए फिर वो एक ऐसा नाटक रचाते हैं जिसके अंदर 2 टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स या फिर कोई भी इन्फ्लुएंसर्स आपस में लड़ पड़ते हैं, लोगों के लिए कंटेंट मिल जाता है, गालियाँ दी जाती हैं, एक दूसरे को कहा जाता है मैं देख लूँगा, बदमाशियाँ की जाती हैं, लेकिन असल में बाद में जाके वो फिर सुलह कर लेते हैं। और ये सारा काम जो रचाया गया था ये बेवकूफ़ बनाने के लिए रचाया गया था। अलबत्ता ये काम जो रेहान मलक का है और जिन लोगों की टिंडें हुई हैं ये फेक पॉपुलैरिटी के लिए किया गया है या नहीं किया गया, या सच में रेहान मलक की जानिब से ये जो कार्रवाई की गई है इंटेंशनली की गई है और इंटेंशनली उनकी टिंडें करके उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं और आपको कौन सच्चा और कौन झूठा लगता है, ये लाजमी तौर पर आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। इंशाल्लाह फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।